अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं असेसमेंट प्रोसीजर का हमारा अगला वीडियो। यहाँ पर हम लोग जिसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिस सेक्शन की चर्चा 153A, ये आपका सर्च एंड सीजर में पड़ता है। अगर आप वीजी सर की समरी बुक पढ़ रहे होगे तो सर्च एंड सीजर चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम लोग यहाँ पर 2 पर्सन के रिस्पेक्ट के नाम लेते हैं। 153A जो सेक्शन होता है, इसमें मान लो कि सर्च एंड सीजर का प्रोसीडिंग इनिशिएट होता है मिस्टर राम पर, लेकिन मिस्टर राम के घर में कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिसके आधार पे पता चलता है कि मिस्टर मोहन का भी कुछ न कुछ गड़बड़ मामला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेन पर्सन और इसको हम लोग बोलेंगे अदर पर्सन। ये जो मेन पर्सन होता है उसका सेक्शन 153A में आपका सर्च एंड सीजर का असेसमेंट या री असेसमेंट होता है। ये जो अदर पर्सन होता है उसका 153C में होता है, 153A में और 153C में। बाकी हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 153A का सबसेक्शन 1 के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है क्या, बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट क्या कहता है सेक्शन 153A का सबसेक्शन 1 के बारे में? ये कहता है कि जो आपका 147 के जितने भी प्रोसीडिंग होते हैं, ठीक है, 147 इवन या आपका सेक्शन 139, ठीक है, इसको ओवरराइड करता है आपका 153A। पहली बात तो ये कि ओवरराइड करता है। अब ये 147 के रिस्पेक्ट में जो नोटिस वाला 148 सेक्शन है, 151 है सैंक्शन वाला, टाइम लिमिट वाला 153 है, सब चीज़ों को ये ओवरराइड करता है और 139 को भी ओवरराइड करता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर मान लो कि मतलब 132 के तहत अगर सर्च इनिशिएट किया गया है, मान लो कि जिस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में सर्च इनिशिएट किया गया है उसका एक रिलीवेंट असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। उस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और पिछले 6 रिलीवेंट असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग 6 असेसमेंट ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग 6 असेसमेंट ईयर जो होता है उसके इनकम को डिस्क्लोज करते हुए वापस से एसएससी को रिटर्न फाइल करने के लिए असेसिंग ऑफिसर बोलेगा। और यहाँ पर क्या बोलेगा असेसिंग ऑफिसर कि जितना टाइम हमने नोटिस में बताया है उस टाइम के अंतर्गत आकर आप रिटर्न फाइल करो। तीसरी बात जहाँ तक बात करते हैं कि उस रिटर्न के बेसिस पर हर एक असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में सेपरेटली 153A का हर एक रिस्पेक्टिव जो आपका जितना भी फॉल करेगा इस पीरियड में जिसके रिस्पेक्ट में सर्च हो रहा है, हर का सेपरेटली जो होता है, सेपरेट रिटर्न के बेसिस पर ही आपका असेसिंग ऑफिसर सेपरेटली असेसमेंट या री असेसमेंट करेगा, ठीक है। तो ये बात आती है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं चौथी बात कि मान लो कि जिस स्पेसिफाइड पीरियड का वो आपका असेसमेंट या री असेसमेंट सैंक्शन किया गया है, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड का असेसमेंट या री असेसमेंट 153A के तहत किया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो अगर मान लो कि आपका कोई पेंडिंग है असेसमेंट, अगर कोई पेंडिंग है 143 पेंडिंग है या फिर 144 पेंडिंग है या फिर आपका स्केपिंग वाला 147 पेंडिंग है, तो वो क्या होगा, नोटिस देने के दिन से क्या माना जाएगा, 153A के तहत जो आपको नोटिस मिला है ना सबका रिटर्न फाइल करो, उस नोटिस देने के दिन से ही अबेट माना जाएगा। ये सारे प्रोसीडिंग जो होते हैं वो अबेट माने जाएंगे। सीबीडीटी ने सर्कुलर दिया, सीबीडीटी ने सर्कुलर देकर बोला कि आपके जो भी क्या बोलते हैं अपील रिवीजन या रेक्टिफिकेशन होगा, अगर कोई पेंडिंग होगा अपील रिवीजन या रेक्टिफिकेशन, तो इसको अबेट नहीं माना जा सकता है। अपील रिवीजन या रेक्टिफिकेशन को अबेट नहीं माना जाएगा, लेकिन ये सारे प्रोसीडिंग्स को अबेट मान लिए जाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं। 153A का असेसमेंट या री असेसमेंट के रिस्पेक्ट में ये पांचवी बात आती है कि जितने भी आपके इंटरेस्ट, पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन होंगे, इंटरेस्ट, पेनाल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन के आपके जो प्रोविजंस होंगे वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे नॉर्मल प्रोविजन की तरह, ठीक है। उसके बाद छठी बात आती है। छठी बात में क्या कहा गया है, रेट के बारे में। जो आपने 6 सालों का जो कवर किया है, ये जो पिछले 6 सालों का और इन सालों का, ठीक है, अब जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में जिसके रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर में सर्च इनिशिएट हुआ है, ठीक है, उसका जो रेट होगा उसी के आधार पर पिछले सभी असेसमेंट या सालों का यहाँ पर असेसमेंट या फिर री असेसमेंट किया जाएगा। तो इतनी सारी बातें देखी कि रेट हम लोग यही वाला लेंगे, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर वाला ही लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 153A के सबसेक्शन 2 के बारे में, अपील के बारे में। जहाँ तक बात करते हैं सेक्शन 153A के रिस्पेक्ट में, किसी अपील, कोई जो अपील वगैरह सब जो था कोर्ट या फिर अथॉरिटी ने एनल कर दिया है, मान लो, मतलब अगर 153 असेसमेंट या री असेसमेंट किसी एसएससी के खिलाफ होता है और वो अपील के लिए चला जाता है, तो कोई कोर्ट या अथॉरिटी क्या करता है, इनके असेसमेंट या री असेसमेंट को 153A के तहत उसको क्या कर देता है, एनल कर देता है, यानी कि स्टॉप कर देता है। तो स्टॉप करने का जो लेटर होगा वो कमिश्नर को जिस दिन मिलता है उस दिन से जो आपके प्रोसीडिंग चल रहे थे ऑलरेडी 143 या 144 या 147, उसको स्टैंड रिवाइव मान लिया जाएगा। मतलब वो पूरा
पूरा का पूरा चालू हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं ये जब स्टैंड रिवाइव होगा तो कि इनको कितना समय मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि इनका जो समय सीमा होता है वो क्रॉस कर चुका हो। तो उसी के रिस्पेक्ट में आता है आपका सेक्शन 153 सबसेक्शन 4 के रिस्पेक्ट में, जो कि टाइम लिमिट बताता है। यहाँ पर टाइम लिमिट के बारे में क्या बोला गया है कि अगर मान लो कि एनल हो गया, ठीक है, अगर मान लो एनल हो गया तो उस सिचुएशन में जिसमें आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट जो होगा, जो स्टैंड रिवाइव हो जाता है, तो रिवाइवल होने वाले मंथ एंड, जिस मंथ एंड में रिवाइवल हुआ है, जिस मंथ एंड में रिवाइवल हुआ है, या फिर 153 के तहत जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है, टाइम लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, तो 143, 144 और 147 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने के लिए, या फिर 153A में जो टाइम लिमिट दिया गया है, 153A में जो टाइम लिमिट दिया गया है वो टाइम लिमिट आपके सर्च एंड सीजर के रिस्पेक्ट में, विचएवर इज लैटर, जो तीनों में सबसे बड़ा होगा उतना पीरियड आपको मिल जाएगा असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने के लिए। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं मिस्टर राम और मिस्टर मोहन की कहानी पे आते हैं। 153C में मैंने बोला था कि अदर पर्सन का असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट होता है, अदर पर्सन का असेसमेंट या रीअसेसमेंट होता है। हम लोग मेन पर्सन और अदर पर्सन दोनों का टाइम लिमिट एक साथ देखेंगे। अगर मान लो कि कोई असेसिंग ऑफिसर किसी पर्सन का 132 में सर्च करता है, 132 में सर्च करता है या फिर 132A में रिक्विजिशन करता है, तो उस सिचुएशन में जो भी बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर आर्टिकल वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में मिस्टर राम का है या फिर नहीं है आपका जो सर्च का मामला। लेकिन हो सकता है कि जो मिस्टर मोहन है अदर पर्सन, उसका असेसमेंट वगैरह सब करवाना पड़े। तो ये कुछ प्रोसीजर फॉलो करता है। जो भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग, मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग, ठीक है, जो कुछ भी मिलता है, जो वैल्यूएबल आर्टिकल या थिंग जो कुछ भी मिलता है, वो क्या करेगा, जो मिस्टर मोहन होंगे, अदर पर्सन जो होगा, ठीक है, उसका बिलोंग करता है, अगर बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया था फाइनेंस एक्ट 2015 में, ठीक है, तो उसका बिलोंग करता है, या फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इसको सीज किया जाता है। जो सीज किया गया है उसका वो पर्टेन करता है, वो क्या करता है, पर्टेन करता है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट जो भी होंगे उसके जो इन्फॉर्मेशन होंगे, इन्फॉर्मेशन क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन वो रिलेट करता है अदर पर्सन से रिलेट करता है। तो ये वाली आपके मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग बिलोंग करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट जो सीज किए गए हैं वो पर्टेन करता है, और बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेट करता है अदर पर्सन के लिए। तो वो जो अदर पर्सन होगा यानी कि मिस्टर मोहन, उसके जुरिडिक्शन वाले असेसिंग ऑफिसर को सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट या अदर एसेट्स वगैरह सब सौंप दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका मिस्टर राम का जो जुरिडिक्शन वाला असेसिंग ऑफिसर होगा वो उसको सौंप देगा मिस्टर मोहन के जुरिडिक्शन वाले असेसिंग ऑफिसर के पास। और अगर मान लो कि उस जुरिडिक्शन के असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि जो भी यहाँ पर फाइंडिंग्स हुए हैं, ठीक है, उसका बियरिंग इम्पैक्ट है, किस चीज़ पर बियरिंग इम्पैक्ट है, तो आपका अदर पर्सन के इनकम पर। तो उस सिचुएशन में वो 153A का फ्रेश नोटिस इशू करेगा और वापस से 153A का एज इट इज़ जो है वो सर्च एंड सीजर का असेसमेंट स्टार्ट कर देगा सर्च एंड सीजर का असेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं मेन पर्सन कौन हुआ और अदर पर्सन कौन हुआ, दोनों बातें आपको पता चल गई। 153A में एज ए मेन पर्सन असेसमेंट या री असेसमेंट होता है 153A में, और 153C में क्या देखा आपने, अदर पर्सन के रिस्पेक्ट की कहानी देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो टाइम लिमिट क्या होता है असेसमेंट या री असेसमेंट कंप्लीट करने का, तो हमने देखा था एक रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और एक हम लोगों ने देखा था 6 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर जिसमें सर्च कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो 6 असेसमेंट ईयर का बिलोंग करता है। तो उस सिचुएशन में जिस वक्त सर्च कंप्लीट होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में सर्च कंप्लीट होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड जिसमें सर्च कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके 21 महीने के अंदर में तो सर्च कंप्लीट होता है, ठीक है, सर्च कंप्लीट होता है। तो सर्च जो है किस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुआ होगा, या तो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में जाके कंप्लीट हुआ होगा या फिर जिसमें इनिशिएट हुआ है उसी प्रीवियस ईयर में, यानी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ होगा। उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 21 महीने तक का टाइम लिमिट दिया गया है। लेकिन जहां पर क्या ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाता है
153A पर्पस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये 21 महीने की जगह पर 33 मंथ होगा, 21 महीने की जगह पर 33 मंथ होगा। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में, चाहे वो आपका पिछले 6 सालों की बात कर रहे हो या फिर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा का पूरा मामला। जहां तक बात करते हैं 153C के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर यानी कि रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, सॉरी रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और 6 प्रीसीडिंग जो असेसमेंट ईयर होंगे, ठीक है, उन सब के बारे में एक ही कहानी आती है। अब इसके बारे में कहानी क्या आती है कि जिस फाइनेंशियल ईयर एंड में आपका सर्च कंप्लीट हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर एंड में, कौन से ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर एंड में आपका सर्च कंप्लीट हुआ है, ठीक है, कंप्लीट होने के 21 मंथ के अंदर, 21 मंथ के अंदर, ठीक है, 21 मंथ तक, 21 मंथ के एंड होने तक, या फिर और यहाँ पर या फिर 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स वगैरह सब जो है हैंड ओवर कर दिए गए थे वो वाले मिस्टर मोहन वाले असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में हैंड ओवर किए गए थे, तो फाइनेंशियल ईयर एंड जब आपने मिस्टर मोहन के असेसिंग ऑफिसर को हैंड ओवर किया था, ठीक है, उसके 9 मंथ के अंदर में, उसके 9 मंथ के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 21 मंथ के अंदर में, 21 मंथ के अंदर में और 9 मंथ के अंदर में, दो डेट बताए गए हैं, 21 मंथ के अंदर में और 9 मंथ के अंदर में। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये आपका केस मामला आता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को 92CA के तहत रिफ़र करने का, तो 92CA के तहत रिफ़र करने का, तो ये 21 महीने की जगह पर 33 मंथ है, 33 मंथ है, और 9 महीने की जगह पर 21 मंथ है, 9 मंथ की जगह पर 21 मंथ है, तो आपका 33 मंथ और 21 मंथ, जहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया गया है विचएवर इज लेटर। तो मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोगों ने क्या देखा 153C के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट, यहाँ पर क्या बोला गया, वहाँ पर तो सिंपल था 21 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्च इज कंप्लीटेड। ठीक है, और आपका अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को 92CA के तहत रेफरेंस दिया गया है तो आपको 33 महीने का समय मिलता है, 33 मंथ्स का समय मिलता है। जहाँ तक हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने आपके असेसमेंट ईयर, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और 6 असेसमेंट ईयर जिसके रिस्पेक्ट में आप 153C हो रहा है अदर पर्सन का, उसके केस में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने क्या देखा, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड जिसमें सर्च कंप्लीट हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर का एंड जिसमें सर्च कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उससे 21 महीने के अंदर में 21 मंथ। अब जहाँ तक बात करते हैं, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, दूसरा हम लोगों ने देखा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स वगैरह सब जो होते हैं वो हैंड ओवर किए गए थे उस अदर पर्सन के असेसिंग ऑफिसर को उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के, ठीक है, 9 महीने के अंदर में, 9 महीने के अंदर, विचएवर इज लेटर, ये आपका 153C कंप्लीट करने का समय दिया गया है। अगर मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर तो 33 मंथ होगा और यहाँ पर 21 महीने होगा, 9 मंथ की जगह पर 21 महीने होगा अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीशन के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपका इलेक्शन जो होता है वो हेल्ड किया जा रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में सर्च के बारे में अलग सा प्रोविज़न आता है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर प्रोविज़न आता है नोटिस देने के रिस्पेक्ट में। नोटिस किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो असेसमेंट ईयर और पिछले 6 असेसमेंट ईयर में जो सर्च एंड सीजर का नोटिस होता है उसके नोटिस देने का जो है एक्सेप्शन बताया गया, यहाँ पर एक्सेप्शन बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 132 सर्च करने के कारण किसी के पोजीशन में मनी या फिर बुलियन मिला। ठीक है, 132 में सर्च करने के कारण किसी के पोजीशन में मनी या फिर बुलियन मिला, ठीक है, बुलियन वगैरह सब मिला। या फिर दूसरी कहानी आती है आपके रूल नंबर 112F के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर क्या बोला गया कि सर्च जो है असेंबली या फिर पार्लियामेंट के टेरिटोरियल एरिया में कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, जो नोटिफाइड है। कहाँ पर, तो आपके असेंबली या फिर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है उसकी टेरिटोरियल एरिया में कंडक्ट किया जाता है, जिसको कंडक्ट जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर नोटिफाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर नोटिफाइड की बात हम लोगों ने की, ठीक है, जो कि असेंबली या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के टेरिटोरियल एरिया में पड़ता है। अब ये रूल जो होता है वो पोल नोटिफिकेशन के बाद नहीं लगता है, पोल नोटिफाइड के बाद ये रूल नहीं लगता है, पोल नोटिफाइड के बाद
ये जो 112F का रूल जो ये बोलता है वो रूल नहीं लगता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये सब एरिया में एसेट सीज कर लिया गया है इस मैनर में कि ये आपका कनेक्टेड होता है ऑनगोइंग इलेक्शन से, किसी न किसी असेंबली या फिर पार्लियामेंट के ऑनगोइंग इलेक्शन से, ऑनगोइंग इलेक्शन से, तो हंगामा मच जाएगा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, उस सिचुएशन में यहाँ पर बोला गया है ये जो पिछले 6 सालों के मामले में नहीं जाएगा, पिछले 6 प्रीवियस असेसमेंट ईयर जो होता है उसके मामले में असेसिंग ऑफिसर नहीं जाएगा। और यहाँ पर मान लो कि आपका क्या बोलते हैं बुलियन वगैरह सब पाया गया है, पैसे वैसे मांगे गए हैं, पाए गए हैं, मान लो कैश क्रेडिट कैश मिला है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका 30% के रेट से फ्लैट टैक्स जो है वो लग जाता है। इस तरह से ये प्रोविजन अप्लाई होता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन 292 करके वहाँ पर एक सेक्शन है, ठीक है, सर्च एंड सीजर के असेसमेंट के बाद आपका एक सेक्शन होता है ऑथराइजेशन एंड असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। ऑथराइजेशन एंड असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर के मामले में ऑथराइजेशन एंड असेसमेंट। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो रिलेटेड हर एक पर्सन के रिस्पेक्ट में 132 का सर्च जो होता है वो ऑथराइजेशन सेपरेट इशू किया जाए, मतलब एक ऑथराइजेशन इशू करके जितने भी रिलेटेड लोग होंगे उसी ऑथराइजेशन लेटर में सबका नाम कर डाल दिया जाता है कि भैया इन सबका सर्च करो। अगर सर्च ऑथराइजेशन एक साथ कई लोगों के नाम डालकर किए जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये लगाना आपको यहाँ पर गलत माना जाएगा कि आपने वो सारे के सारे पर्सन लोग जितने भी हैं वो लोग एओपी या बीओआई हैं, एओपी या फिर बीओआई हैं, ये इंटरप्रिटेशन लगाना गलत होगा। भले ही ऑथराइजेशन जो होता है वो एक से ज़्यादा रिलेटेड पर्सन के नाम पे डाला जाए, फिर भी सबका असेसमेंट जो होता है, हर का असेसमेंट जो होगा वो सेपरेटली जो होता है एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन बोलता है 292 आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपनी कहानी असेसमेंट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में, जो कि 153 का टाइम लिमिट था। 153 का टाइम लिमिट था। हम लोगों ने सर्च एंड सीजर का जो टाइम लिमिट देखा वो टाइम लिमिट हम लोगों ने कहां पर देखा था, तो वो टाइम लिमिट हम लोगों ने सेक्शन 153 में देखा था। 153 में देखा था, 153 में हम लोगों ने देखा था किस चीज के बारे में, तो 153 यानी कि मेन पर्सन के रिस्पेक्ट में सर्च एंड सीजर का टाइम लिमिट, जिसमें हम लोगों ने 21 महीने की कहानी देखी थी, और दूसरा 153 जो कि आपके अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में बताता है, अदर पर्सन के 153 में हम लोगों ने 153 के रिस्पेक्ट में और 153 के रिस्पेक्ट में, जो कि अदर पर्सन के बारे में बताता है, इसका टाइम लिमिट देखा था। इसमें हम लोगों ने 21 महीने और 9 महीने विचएवर इज लेटर का जो है वो मामला देखा था कंप्लीट होने का। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 153 के रिस्पेक्ट में टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट। ये टाइम लिमिट जनरली लोग भूल जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं टाइम लिमिट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस दिया जाता है वहाँ पर 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। यानी कि जहाँ पर 21 महीने था वहाँ पर 33 मंथ्स हम लोगों ने देखा था, और जहाँ पर 9 मंथ था वहाँ पर हम लोगों ने 21 मंथ देखा था, तो उतना टाइम लिमिट मिला था। अब इसको बात हम लोग करते हैं, दो केस में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, दो सिचुएशन में। अब हम लोगों ने असेसमेंट कहाँ कहाँ होता है आपका 143 सबसेक्शन 3, 144, 147 और उसके बाद 153 में जो आपका असेसमेंट होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने टाइम लिमिट देख लिया, या फिर 153 के रिस्पेक्ट में जो टाइम लिमिट था वो टाइम लिमिट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम लोगों को इस तीन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, तीन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है। ये तीन चीज़ें जो असेसमेंट होता है, या तो आपका बेसिक प्रोविजन के तहत मेन रोल परफॉर्म करता है, यानी कि मेन रूप से असेसमेंट होता है यहाँ पर 3 में, स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट और स्केपिंग, या फिर रिफर बैक वाला केस होता है। रिफर बैक वाला केस होता है मतलब आपका ये वाले सेक्शन के तहत, ये तीनों सेक्शन के तहत जो आपका असेसमेंट होता है वो आपका कैंसिल करके अपील एंड रिवीजन के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, 254 का जो ऑर्डर होता है वो, या फिर 263 या 264 का जो आपका कमिश्नर रिवीजन करता है वो, उसके तहत क्या होता है, रिफर बैक कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस मामले को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, उस मामले को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये वाला कवर करता है आपके सेक्शन 153 सबसेक्शन 1 में, ये वाला कवर करेगा सेक्शन 153 के सबसेक्शन 2 में, और ये वाला सिचुएशन जो है वो कवर करेगा सेक्शन 153 के सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रोविजन क्या होता है 143 सबसेक्शन 3 और 144 के केस में, यहाँ पर टाइम लिमिट होता है असेसमेंट या री असेसमेंट कंप्लीट करने का
जिस रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में ये काम कर रहे हो आप, असेसमेंट या री असेसमेंट, उसके एंड के 21 महीनों तक का टाइम होता है, 21 मंथ तक का टाइम होता है। अगर मान ले टीपीओ को आप रिफर करते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिफर किया जाता है, तो ये सेम सिचुएशन में 33 मंथ का टाइम मिलेगा, यानी कि 12 महीने समय ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 12 ऐड कर दो। ठीक है, तो 33 मंथ्स का टाइम मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 147 का मामला है, 147 का मामला है तो जिसमें आपका 148 का नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड, रिलीवेंट असेसमेंट ईयर का मतलब वो असेसमेंट ईयर जिसके रिस्पेक्ट में आप ये सब काम कर रहे हो असेसमेंट या री असेसमेंट करने का। यहाँ पर जो नोटिस होता है 148 का नोटिस, 148 का जो नोटिस होता है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड, उस नोटिस इशू करने वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर 9 महीनों का समय रहता है, 9 मंथ का समय रहता है। अब टीपीओ को रेफरेंस करते हो तो उस सिचुएशन में 12 महीने ज़्यादा मिलता है, यानी कि 21 महीने का समय रहता है। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस किया जाता है। तो अगर मान लो रिफर बैक वाला केस है, ठीक है, तो आपका रिफर बैक वाला केस है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में रिफर बैक का जो ऑर्डर मिलता है सबसे पहले कमिश्नर के पास आता है। कमिश्नर जो बोलता है असेसिंग ऑफिसर को, भैया जाके आप इफेक्ट डालो। ठीक है, तो रिसीव कौन करता है, कमिश्नर रिसीव करता है। ठीक है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कमिश्नर ने रिसीव किया है, कमिश्नर ने रिसीव किया है, ठीक है, ये आपका 254 का ऑर्डर या फिर 263 या 264 का डिवीजन ऑर्डर जिस फाइनेंशियल ईयर में कमिश्नर ने रिसीव किया है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 21 महीनों तक का, सॉरी आपका 9 महीनों तक का टाइम मिलता है, 9 महीनों तक का टाइम मिलता है। और टीपीओ के केस में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिफर करते हो तो 21 महीने तक का टाइम मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन देखी, इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन देखी। अब जहाँ तक बात करते हैं, अब यहाँ तक बात करते हैं कि ये जो 153 का टाइम लिमिट बताया गया है हमें 21 महीने, ठीक है, यहाँ पर 21 महीने, यहाँ पर 9 महीने, यहाँ पर 148 के नोटिस इशू वाले फाइनेंशियल ईयर से एंड से 9 मंथ, और यहाँ पर जब आपका असेसमेंट ईयर, असेसमेंट वाले रिलीवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 21 महीने, और रिफर बैक वाले केस में जिस फाइनेंशियल ईयर में कमिश्नर को मिल जाता है चिट्ठी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के यहाँ पर 9 महीने के अंदर, और आपका 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम लिमिट किसको मिला हुआ है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रिफर किया जाता है, उस मामले को मिला हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं, एक केस था, एक केस आपका मामला आता है पुरुषोत्तम दास टी पटेल। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टी पटेल। ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टी पटेल, ठीक है, इस केस में क्या बोला गया कि 153 का जो ये टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट के हिसाब से आपको न केवल यहाँ पर असेसमेंट री असेसमेंट कंप्यूट करना है, बल्कि डिमांड नोटिस भी इशू कर देना है। अगर मान लो कि इस टाइम लिमिट के अंतर्गत में डिमांड नोटिस इशू नहीं किए तो आपका असेसमेंट या री असेसमेंट टाइम बार्ड बोलकर वाइड एब इनिशियो माना जाएगा, टाइम बार्ड बोलकर वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। ये पुरुषोत्तम दास टी पटेल के केस में बोला गया। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 के केस में। सेक्शन 153 सबसेक्शन 5 का मामला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या मामला आता है, इस बात को मैंने आपको इंटरेस्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट चैप्टर में जब मैंने आपको जब 244(1) तो इंटरेस्ट चैप्टर में मैंने आपको दो सेक्शन बताए थे, 244A का 1, 244A का 1 और दूसरा बताया था 244A का 1A। दो सेक्शन बताए थे। ये दो सेक्शन 244 का 1A जो होता है, ये आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में जो डाला गया है वो आपके 153 सबसेक्शन 5 वाले की सिचुएशन में ही था, इसीलिए मैंने पूरी कहानी आपको वहाँ पर बताई थी इंटरेस्ट को बताते वक्त में। अगर रिफंड का मामला होता है तो तो उस सिचुएशन में मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी बताई थी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 153 सबसेक्शन 5 वाला सिचुएशन क्या होता है, 153(5) वाला सिचुएशन क्या होता है, तो मान लो कि जो 250 का ऑर्डर होता है या फिर 254 का ऑर्डर होता है 254 का, या 260A में हाई कोर्ट, 262 में सुप्रीम कोर्ट, या फिर 263 या 264 में कमिश्नर का रिवीजन का मामला होता है, ये सब के केस में मान लो कोई भी खर्चे जो होते हैं, एक्सपेंस यहाँ पर अलाउड या फिर डिसअलाउड करके यहाँ पर कुछ बदलाव किया जाता है इनकम में। ठीक है, तो अदर देन सेट असाइड और रिफर बैक वाला केस, सेट असाइड और रिफर बैक वाले
केस के अलावा केस की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक्सेप्ट करके एक्सपेंस वगैरह सबको अलाउ या डिस अलाउ करके आपका जो इनकम होता है उस इनकम वगैरह सबको कंप्यूट रिकम्प्यूट करता है, तो कुछ एसएससी का रिफंड बनता है, कुछ एसएससी का रिफंड बनता है। तो रिफंड जो बनता है वो चिट्ठी आती है कमिश्नर के पास, जो भैया एसएससी का रिफंड बन रहा है, तो वो चिट्ठी किसके पास आती है, कमिश्नर के पास आती है। कमिश्नर को जब रिसीव हुआ है, कमिश्नर को जब रिसीव हुआ है वो चिट्ठी, उस मंथ के एंड, जिस मंथ में ये चिट्ठी रिसीव हुआ है रिफंड वाला, उस मंथ के एंड के 3 महीनों के अंदर में, 3 महीनों के अंदर में, कितने दिनों के अंदर में, 3 महीनों के अंदर में असेसिंग ऑफिसर, अगर मान लो कि इस 3 महीनों के अंदर में कंप्लीट असेसिंग ऑफिसर इफेक्ट नहीं दे पाया, जो रिफंड का इफेक्ट नहीं दे पाया, ठीक है, तो 6 महीनों का टाइम लिमिट दिया जाता है, 6 महीने का एक्सटेंशन किया जा सकता है। लेकिन 3 महीनों के अंदर में अगर नहीं कर पाया तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर रिक्वेस्ट करने पर टाइम बढ़ा सकता है कमिश्नर आपका। एओ को क्या करना पड़ता है, इस रिफंड जो यहाँ पर आए हैं उसको इफेक्ट देना पड़ता है। अगर रिफंड नहीं किया, नहीं रिफंड किया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये 3 महीने एक्सपायर होंगे, ठीक है, एक्सपायर होने से एक्चुअल रिफंड करने के दिन तक 244 ए का 1A क्या बोलता है कि आपका जो 0.5% पर मंथ का जो इंटरेस्ट था 244 ए का 1 में, ठीक है, रिफंड का 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का जो इंटरेस्ट था उसके एडिशन में 3% पर एनम, ध्यान रहे 3% पर एनम का इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा पैसा, इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा पैसा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि जो विभिन्न प्रकार के आपके ऑर्डर होते हैं, आपके 250 के ऑर्डर हो गए, 254 के ऑर्डर हो गए, 260A, 262, 263, 264, ये सब जो ऑर्डर आपके हो गए अपील एंड रिवीजन में, इसमें 2 मामले होते हैं। ये अदर दैन रिफर बैक वाला अगर केस है तो ये सब ऑर्डर है स्पेसिफाइड ऑर्डर में, अदर दैन रिफर बैक वाला केस है। तो उस सिचुएशन में कमिश्नर को जिस मंथ में चिट्ठी मिलती है उस मंथ के एंड के 3 महीनों के अंदर में असेसिंग ऑफिसर ने पैसा वापस नहीं किया तो अगले दिन से एक्चुअल रिफंड तक यहाँ पर क्या किया जाएगा, 244 नहीं है यहाँ पर, 244 ए के सबसेक्शन 1 के एडिशन में 244 का ए का सबसेक्शन 1A क्या बोलता है कि 3% पर एनम, 3% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 153 टाइम लिमिट। जो सेक्शन 153 में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो टाइम लिमिट देखे उसके कुछ अपवाद होते हैं, या तो वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल ही नहीं होगा या फिर उसमें कुछ अदरवाइज मॉडिफिकेशन होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग ने नाम डाला एक्सेप्शन, ठीक है। जो टाइम लिमिट 153 का हम लोगों ने जाना यहाँ पर, ठीक है, तो 21 महीने 9 मंथ और यहाँ पर भी 9 मंथ वाला जो मामला देखा, तो उस सिचुएशन में उसका एक्सेप्शन नो एनी टाइम लिमिट, कुछ केस में बिल्कुल भी टाइम लिमिट नहीं होगा, कुछ केस में बिल्कुल भी टाइम लिमिट नहीं होगा, और कुछ केसेस में स्पेसिफाइड पीरियड को, कुछ वक्त को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, कुछ वक्त को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पर करीब आपके 9 सिचुएशन हैं, 9 मामले ऐसे हैं जिसमें उतने समय को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, और 2 मामले ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम लिमिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेप्शन टू सेक्शन 153 यानी कि टाइम लिमिट का अपवाद, टाइम लिमिट को आप जो है कंसिडर करोगे ही नहीं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इसमें 2 सिचुएशन क्या क्या हैं, तो जितने भी आपके स्पेसिफाइड ऑर्डर हैं जो कि अभी हम लोगों ने देखे, 250 का ऑर्डर, 254 का ऑर्डर, 254 का, या फिर आपका ये आपका कमिश्नर का ऑर्डर हो गया या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर हो गया, या फिर आपका हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया 262 का, या फिर 263 या 264 में रिवीजन हो गया, ठीक है। ये ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए, इसके फाइंडिंग और डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए, तो उस सिचुएशन में 153 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। अभी आप सोच रहे हो कि ये वाले सेक्शन में आपने 153 में दिखाया था एक मामला, तो ये रिफर बैक का केस था, असेसिंग ऑफिसर के पास मामला वापस चला जाता है कि भैया वापस असेसमेंट या रीअसेसमेंट करो, लेकिन अदर देन रिफर बैक वाले केस में आपका इफेक्ट देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है इन सब सिचुएशन में। तो स्पेसिफाइड ऑर्डर इफेक्ट, ऑर्डर का इफेक्ट देने के लिए, तो पहला तो मामला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा मान लो कि सेक्शन 147 में
जो आपका फर्म का असेसमेंट या रीअसेसमेंट के कारण जब उसके वर्किंग पार्टनर को भुगतान करना पड़ता है, मतलब जो फर्म के जो पार्टनर होते हैं, फर्म का 147 होता है और फर्म का 147 के कारण जो इसके पार्टनर होते हैं इनको भी आपको एस्केपिंग के दायरे में आ जाते हैं, इनका भी एस्केपिंग होता है। तो उस सिचुएशन में ये पार्टनर लोगों का आप एस्केपिंग असेसमेंट देखने के लिए 153 का 147 वाला टाइम लिमिट नहीं देखोगे, ठीक है। 9 मंथ वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं देखोगे, बीत भी गया है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 153, इसमें हम लोगों को करीब 9 केसेस ऐसे देखने हैं जिसमें पीरियड को एक्सक्लूड किया जाता है, जिसमें समय सीमा को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। आपके टाइम लिमिट को काउंट करने के लिए, कौन से टाइम लिमिट को काउंट करने के लिए, वो 9 मंथ वाला टाइम लिमिट था या फिर 21 महीने वाला टाइम लिमिट था, ठीक है, या फिर आपका जो है जितना भी आपका टाइम लिमिट था टीपीओ और डिफरेंस के रिस्पेक्ट में वो वाला टाइम लिमिट था, वो सबको एक्सक्लूड करते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 के 9 केसेस जो होते हैं, 9 कहानियां जिसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको देखने से पहले हम लोग आगे पहले कवर कर लेते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर वापस हम लोग यहाँ पर आएंगे और ये टाइम लिमिट के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। वापस आने के बाद हम लोग टाइम लिमिट के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के बारे में, सेक्शन 154 बोलता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक की कहानी। असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करने का पावर रखता है 154 के तहत। असेसिंग ऑफिसर अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करने का पावर रखता है। रेक्टिफाई किस चीज़ को किया जाता है? मिस्टेक को किया जाता है। यहाँ पर आपका एक टर्म यूज होता है मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब प्राइमा फेसी क्लियर है, पहली नज़र में क्लियर है, ठीक है। मतलब कोई दूसरा ओपिनियन, दूसरा व्यू हो ही नहीं सकता है, कोई आर्गुमेंट का सवाल ही नहीं उठता है, कोई फैक्ट या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, प्राइमा फेसी क्लियर है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि लॉ के फैक्ट पर बेस्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के कारण जो आपका रिजल्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन के कारण जो रिजल्ट होता है उसको भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ही माना जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर। इसीलिए 154 का रेक्टिफिकेशन ऑब्वियसली पास किया जाता है, आपने कई जगह पर देखा होगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन होता है वो किन किन केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी 154 के मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकता है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के केस को रेक्टिफाई कर सकता है। तो पहला मामला जहां तक आता है ऑर्डर के केस में, जो आपका किसी भी प्रकार का जो ऑर्डर 116 वाले इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन कौन होते हैं इसमें लिस्ट दिया गया है, ठीक है, बोर्ड से शुरू होकर इंस्पेक्टर तक होता है, ठीक है। तो 116 वाले इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई भी ऑर्डर पास किए हैं उसको। दूसरा, ऑर्डर के अलावा दूसरी चीज होती है इंटीमेशन। इंटीमेशन को भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। अगर मान लो कि इंटीमेशन या फिर डीम्ड इंटीमेशन 143 सबसेक्शन 1 के तहत प्रोसेसिंग का इंटीमेशन या डीम्ड इंटीमेशन पास किया गया है, या फिर आपका जो है सेक्शन 200A के सबसेक्शन 1 में टीडीएस का इंटीमेशन होता है, टीडीएस इंटीमेशन, या फिर सेक्शन 206 के 206 सीबी के सबसेक्शन 1 के तहत आपका टीसीएस का इंटीमेशन होता है। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इंटीमेशन को भी यहाँ पर 154 के तहत रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अथॉरिटी को कैसे पता चलेगा कि मिस्टेक है, उसको या तो ओन मोशन में पता चलता है, खुद पे खुद पता चल जाता है, या फिर किसी ने बताता है, अदर इन्फॉर्म करता है। उसमें या तो एसएससी बताएगा, या फिर डिडक्टर बताएगा, या फिर कलेक्टर बताएगा जिसने टीसीएस को कलेक्ट किया है। अगर अथॉरिटी जो होता है वो कमिश्नर अपील है, ठीक है, अगर मान लो कि अथॉरिटी जो रेक्टिफाई करने वाला जो व्यक्ति है वो अगर मान लो कि कमिश्नर अपील है, तो उसके जूनियर लोग, असेसिंग ऑफिसर लोग मिस्टेक को बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करके किसी चीज़ को ठीक किया जा सकता है, मतलब अमेंडमेंट ऑर्डर या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर आप बोल सकते हो। जिस ऑर्डर को रेक्टिफाई करना चाहता है, मतलब ऑर्डर्स आउट टू बी अमेंडेड, जिसको आप अमेंड करना चाहते हो, वो आपके जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड के रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जिसका आप रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, उसके एंड के 4 सालों के अंदर में, मतलब 4 ईयर के बीत जाने के बाद रेक्टिफिकेशन किया नहीं जा सकता है, ठीक है, रेक्टिफिकेशन किया नहीं जा सकता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो 4 सालों का लिमिट है, इसको कंप्लाई करते वक्त में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। क्या क्या बातों का आपको ख्याल रखना है कि अगर रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन एसएससी ने दिया था तो एप्लीकेशन देने वाले मंथ एंड के 6 महीने के अंदर में, ठीक है, अगर एप्लीकेशन दिया था, हम लोगों ने देखा था विभिन्न सर्कमस्टांसेस में, अगर एप्लीकेशन एसएससी ने दिया था कि भैया रेक्टिफिकेशन करो, तो एप्लीकेशन देने वाले मंथ एंड के
ठीक है, मंथ इंड के 6 महीनों के भीतर में, ठीक है, 6 महीनों के भीतर में या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके 154 का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करना है या फिर एप्लीकेशन ऑर्डर को रिजेक्ट करना है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को एसएससी के फेवर में माना जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को एसएससी के फेवर में माना जाएगा। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले के बारे में। कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट के देखते हैं। हिंद वायर के केस में बोला गया, हिंद वायर, अब सुप्रीम कोर्ट के हिंद वायर के केस में बोला गया कि जो ऑर्डर साउट टू बी इवेडेड का मतलब रेक्टिफाइड ऑर्डर भी होता है, मतलब जिसको आप ठीक कर चुके हो उसमें भी अगर मिस्टेक है तो ऑर्डर साउट टू बी क्या बोलते हैं उसको, मतलब आपका जो रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत जो होती है वो रेक्टिफाइड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में भी पड़ सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में ऑर्डर का जो 4 साल होता है वो लास्ट रेक्टिफाइड ऑर्डर से काउंट किया जाएगा, ना कि ओरिजिनल ऑर्डर के फाइनेंशियल ईयर एंड से। ठीक है, 4 सालों का पीरियड जो होता है इस तरह से काउंट किया जाएगा। अगर एसएससी ने मान लो कि 4 साल के टाइम लिमिट के अंदर में एप्लीकेशन दिया था, ये जो 4 साल का जो टाइम लिमिट दिया गया था आपका, ठीक है, इंड के 4 फाइनेंशियल ईयर एंड के 4 सालों के अंतर्गत में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आपका असेसिंग ऑफिसर ने विद इन टाइम रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास नहीं किया, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को परमिटेड है कि वो एसएससी के एडवांटेज में बिलेटेड रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है। मतलब बिलेटेड रेक्टिफिकेशन जो होगा वो केवल एसएससी के फेवर में होगा, बिलेटेड रेक्टिफिकेशन, अगर टाइम लिमिट को पार कर दिया गया है तो। अगर लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होता है तो उसका इफेक्ट सेक्शन 154 के आपके ऑर्डर से ही पास किया जाता है, सब्जेक्ट टू 4 साल का पीरियड टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर एसएससी सुप्रीम कोर्ट के सब्सिक्वेंट जजमेंट को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि भैया 154 का रेक्टिफिकेशन हमारा पास करो, सुप्रीम कोर्ट के सब्सिक्वेंट जजमेंट क्या, उसका ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट देखा, 154 का रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करो, तो सब्जेक्ट टू 4 साल का लिमिट एक्सपायर ना हुआ हो, अथॉरिटी को उसका रेक्टिफिकेशन जो है वो पास करता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो होता है, सब्सिक्वेंट जजमेंट को वैलिड मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर कोई भी खर्चा, डिडक्शन ये डिसअलाउ करना अगर एसएससी चाहता है तो उस सिचुएशन में किसी भी कंप्लीटेड असेसमेंट या री असेसमेंट का अगर डिसअलाउ करना चाहता है तो सब्जेक्ट टू कंडीशन 4 साल का पीरियड आपका पूरा ना हुआ हो, आप ऐसा कर सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर नोटिस ऑफ डिमांड की चर्चा करते हैं। नोटिस ऑफ डिमांड, अगर कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनाल्टी वगैरह सब पेबल रह जाता है इस एक्ट के अनुसार तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर क्या करेगा, एसएससी को नोटिस ऑफ डिमांड देगा सम पेबल के अमाउंट को स्पेसिफाई करते हुए, जिसमें इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब जोड़ जाड़ के देगा। ठीक है, तो एसएससी को विद इन टाइम स्पेसिफाइड यानी कि 30 दिनों के अंदर में जाकर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट में जो होता है 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन होता है या फिर टीडीएस का इंटीमेशन होता है या टीसीएस का इंटीमेशन होता है। ठीक है, ये वाला होता है आपका 200A के सबसेक्शन 1 में, उसके बाद 200 के, और दूसरा होता है 206 सीबी के सबसेक्शन 1 में, इसको टीसीएस का इंटीमेशन बोलते हैं। इन सबको डीम्ड नोटिस ऑफ डिमांड माना जाता है, इन सबको डीम्ड नोटिस ऑफ डिमांड माना जाता है। अब हम लोग जहां तक आगे कहानी देखते हैं, आगे हम लोग कहानी देखते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट के बारे में। प्रोटेक्टिव असेसमेंट के बारे में ये क्या होता है, अगर इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार अगर ये भी पता नहीं चल पाता है कि एग्जैक्टली किसके हाथ में असेसमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली किसके हैंड में इनकम टैक्स लायबल होगा, तो यहाँ पर जो अमॉन्ग पॉसिबल पर्सन है, जितने भी पॉसिबल पर्सन होते हैं जिसके हाथ में असेसमेंट हो सकता है, तत्काल उनके हैंड में असेसमेंट कर देता है असेसिंग ऑफिसर प्रोटेक्टिव बेसिस पर। इसी को प्रोटेक्टिव असेसमेंट या फिर आप अल्टरनेट असेसमेंट कह सकते हो। यहाँ पर इनकम टैक्स पेबल जो होता है उसका केवल असेसमेंट किया जाता है, मतलब लेवी केवल कर दिया जाता है। कलेक्ट तब होगा जब फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअल में लायबल कौन था। इनकम टैक्स के अनुसार प्रोटेक्टिव असेसमेंट जो आपका किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव असेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो असेसमेंट का ऑर्डर पास किया जा सकता है लेकिन प्रोटेक्टिव पेनाल्टी या फिर प्रोटेक्टिव ऑर्डर फॉर रिकवरी का ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स के अनुसार प्रोटेक्टिव पेनाल्टी और प्रोटेक्टिव रिकवरी ऑर्डर का यहाँ पर नियम पास नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं वापस अपने मामले में। 153 के टाइम लिमिट के जो एक्सेप्शंस होते हैं उसके जो 9 केसेस हम लोगों को देखने हैं, उस 9 केसेस के बारे में अपनी चर्चा करते हैं। हम लोग 153 के टाइम लिमिट के एक्सेप्शन देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि 2
मामले ऐसे थे जहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, जहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं था। उस 2 मामले में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मान लो कि जो स्पेसिफाइड ऑर्डर होते हैं अदर दैन रिफर बैक के केस, उसका इफेक्ट देने के लिए, या फिर 147 का जो फर्म का असेसमेंट हुआ था, 147 का स्कैपिंग, उसकी वजह से उसके पार्टनर को भुगतान करना पड़ रहा है। 2 मामले देखे थे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 के एस्पेक्ट में अपनी चर्चा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 क्या बोलता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 129, अगर आपको याद होगा तो हमने एक चैप्टर देखा था कि जो ऑफिस चेंज हो जाता है, जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसका चेंज हो जाता है ऑफिस। तो 129 के तहत जब एक असेसिंग ऑफिसर का रिटायरमेंट या फिर ट्रांसफर हो जाता है और दूसरा ज्वाइनिंग करता है और प्रोसीडिंग को रीओपन या कंटिन्यू करता है, तो उतने पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जहां तक करते हैं कि अगर कोर्ट का ऑर्डर, मतलब कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आता है, एक इंजक्शन ऑर्डर आता है, इंजक्शन ऑर्डर एक आता है, या फिर उसको स्टे ऑर्डर भी आप बोल सकते हो, स्टे ऑर्डर आता है। तो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण जो स्टे का पीरियड होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तीसरी बात जहां तक हम लोग करते हैं कि सेक्शन 10 का वो सबसेक्शन जहां पर एग्जाम्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, सेक्शन 10 में जो आपके नोटिफाई किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कहीं कहीं पर एक्सेप्शन, एग्जाम्शन, ठीक है, एग्जाम्शन को या फिर अप्रूव कर देती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोगों ने 143 सबसेक्शन 3 को पढ़ते वक्त में देखा था कि अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर को प्रोसेसिंग के दौरान डायरेक्टली डिसअलाउ करना है, तो उस सिचुएशन में वो डायरेक्टली डिसअलाउ नहीं कर सकता है, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है एप्लीकेशन देकर, जो एसएस है ये गंदे पर्सन ने, इस गंदे एसएससी ने मिस्टेक किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली आपका एक्शन लेगी और विड्रॉ करेगी या फिर डिसमिस करेगी उस एसएससी के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन दिया था असेसिंग ऑफिसर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए या इंटीमेशन दिया था, और उनका जो ऑर्डर आ जाता है विड्रॉ करने का ऑर्डर, इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब चौथी बात जहां तक हम लोग करते हैं कि सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A, यानी कि स्पेशल ऑडिट करने वाला मामला, असेसिंग ऑफिसर के ऑडिट के डायरेक्शन को लेकर, जब मान लो कि ऑडिट डायरेक्शन जो आपका उस दिन डायरेक्शन से लेकर ये डायरेक्शन जो मिला है से लेकर ऑडिट रिपोर्ट मिलने तक, या फिर ऑडिट डायरेक्शन जो होता है वो कोर्ट अगर डिसमिस करती है, अगर वो अपील में चला जाता है तो ये ऑडिट का डायरेक्शन डिसमिस करती है, तो डायरेक्शन लेने से लेकर ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअल में जमा करने तक के दिन को या फिर डिसमिस करने के दिन तक को यहाँ पर जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। पांचवी बात हम लोग करते हैं और कौन कौन से पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। 158A में एसएससी बोलता है कि आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के सामने में पेंडिंग है, जो कि हमारे जैसा सेम टू सेम मामला है, तो प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए असेसिंग ऑफिसर साहब, और उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए, उस तक अकॉर्डिंगली हमारा ऑर्डर को आप क्या करोगे, हमारा जो है ऑर्डर पास करना, ये 158 में रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील, ठीक है, उसमें हम लोगों ने 158A सेक्शन देखा था और AA सेक्शन देखा था। तो असेसिंग ऑफिसर को वो 158A का जो डिक्लेरेशन मिलने से लेकर असेसिंग ऑफिसर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है उनका मामला, तब उतने दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। छठी बात करते हैं कि अगर मान लो कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के सामने में आपका जो 245A का सेक्शन होता था से लेकर 245Q तक का, ठीक है, तो ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो आप एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन देने के दिन से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है उस दिन तक ये 153 में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तब तो उसी लॉ में ही लिखा गया है कि वो सारे पीरियड जो होते हैं मतलब एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन हो जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में, सातवां पॉइंट हमारा क्या बोलता है, सातवां पॉइंट बोलता है कि अगर मान लो कि एप्लीकेशन को, ये वाला एप्लीकेशन जो होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो होता है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उस सिचुएशन में रूलिंग का रिजल्ट कमिश्नर को मिलने के दिन तक, रूलिंग का रिजल्ट जो होता है कमिश्नर को जब हाथ लग जाता है रूलिंग का रिजल्ट, उस दिन तक के पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये हम लोगों ने 7 मामले देख लिए, अब 2 मामले हमारे बचे हुए। 8वां मामला क्या होता है, जो 90 या फिर 90A में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसमें जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए प्रॉपर अथॉरिटी को रेफरेंस दिया जाता है, तो रेफरेंस देने के दिन से लेकर इंटीमेशन रिसीव या फिर 1 ईयर, इनको इंटीमेशन रिसीव या फिर 1 ईयर
विचेवर इज लेटर के दिन तक के पीरियड को आपको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस जो दिया गया था किस के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, हमारा जिसके साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट कंट्री या टेरिटरी के साथ उसको रेफरेंस दिया जाता है। हम भारत से रेफरेंस देते हैं और वो उनसे रिसीव हुआ या फिर 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक, विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लेस, ठीक है, विचेवर इज लेस, सॉरी यहाँ पर लेटर नहीं है, विचेवर इज लेस, उस डेट तक हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे पीरियड को। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मा पॉइंट क्या होता है, 142A के तहत जब असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस देता है, तो उस सिचुएशन में वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलने तक के दिन को, वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलने तक के दिन के पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट के पीरियड के मिलने तक के दिन को एक्सक्लूड करते हैं। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं फाइनेंस एक्ट 2016 में, फाइनेंस एक्ट 2016 में ये जो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 था, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एक प्रोविजो डाला गया, प्रोविजो, ये एक्चुअली पहले से था लेकिन एक्सप्लेनेशन में था, अब इसको प्रोविजो में डाल दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2016 में। बाकी मामला वही है, यहाँ पर बोला गया है कि अगर इन ये जो 9 मामले अभी हम लोगों ने देखे थे, इनमें बताए गए पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर के पास असेसमेंट या री असेसमेंट करने के लिए 60 डेज या फिर उससे कम का समय मिलता है, 60 डेज और कम का समय मिलता है और लेस का समय मिलता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसको एक्सक्लूड करने के बाद एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 153 के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में एक्सटेंशन मिल जाएगा पूरा का पूरा 60 डेज तक, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 60 डेज तक। ये आपका प्रोविजो में बता दिया गया, प्रोविजो डाल दिया गया इस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 153 के रिस्पेक्ट में, जो 9 चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, 9 मामले उसमें डाला गया। इसी के साथ ये आपका असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को VLC मीडिया प्लेयर में अगर सुनते हो तो स्पीड बढ़ाकर बार बार सुनोगे, क्योंकि 4 चैप्टर जो आपके होते हैं, एक आपका बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर होता है, दूसरा कैपिटल गेन, तीसरा आपका असेसमेंट प्रोसीजर और TDS TCS, ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा कवरेज करता है, मतलब एग्जाम में अगर देखोगे तो। इसलिए इन 4 चैप्टर को मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2 से 3 बार कम से कम VLC मीडिया प्लेयर में डबल स्पीड तक बढ़ा के भी आप सुन सकते हो। पहली बार स्लो सुना जरूरी है, उसके बाद आप कितनी भी स्पीड में सुना आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये 4 चैप्टर पर आपको पूरा कमांड करना है एक एक चीज़ों पर, ठीक है। तब